व्हाट्सएप की इस फेक दुनिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको जो भी जानकारियां मिलेंगी फर्जी मिलेंगी। इस झूठी दुनिया में जो इतिहास गढ़ने वाले लोग पैदा हुए हैं वो आपको कहानियां तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हमारे आने वाले बच्चों को जो बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बुजुर्ग हैं और कहानी उनको पता नहीं है, उनको एजुकेट करने का भी ठेका मैंने ले लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में इतिहास के पन्ने से निकाली है मैंने एक ऐसी महिला शख्सियत जिसकी पेंटिंग को, मोनालिसा की इस पेंटिंग को आपने देखा ज़रूर होगा। हॉलीवुड की फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में, इतिहास के पन्नों में ज़रूर देखा होगा। क्या है इस मोनालिसा की पेंटिंग की कहानी, और आपको बताऊंगा इसके बारे में जुड़ी हुई तमाम सही जानकारियाँ। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ शुरू करते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। मोनालिसा इटली की रहने वाली एक अमीर पति की खूबसूरत पत्नी। दो चीज़ें हैं, एक ऐसा मूवमेंट इनके घर में आता है, खुशी का दौर आता है, या तो इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है या किसी वजह से ये मियाँ बीवी बहुत खुश होते हैं। इतने खुश होते हैं कि करोड़पति खरबपति इसका पति, मोनालिसा का पति, एक पेंटिंग बनाने की बात कहता है और वो दुनिया के उस वक्त के सबसे बड़े पेंटर को बुलाता है, जिस पेंटर का नाम लियोनार्डो डा विंसी था। वो इटली का पेंटर था और वो आता है और पेंटिंग बनाना शुरू करता है। कहा जाता है मोनालिसा की वो पेंटिंग लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई। लेकिन आज इस रिपोर्ट के अंदर मोनालिसा की बात क्यों हो रही है? वो बात इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी पेंटिंग यही पेंटिंग है, मोनालिसा की पेंटिंग, जिसकी कीमत 1 बिलियन US डॉलर है। आज के इस दौर में पेंटिंग्स में सबसे महंगी पेंटिंग्स यही है। आखिर क्यों है ये इतनी महंगी पेंटिंग्स, अब आगे जानते हैं। मोनालिसा के हस्बैंड ने 1503 में लियोनार्डो डा विंसी पेंटर को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी धर्मपत्नी की पेंटिंग बनाइए। तो 1503 में लियोनार्डो डा विंसी ने इस पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया। मोनालिसा का असली नाम इतिहास के पन्नों पर लीसा गेरार्डिनी था, जिसको शॉर्ट में आज पेंटिंग के तौर पर मोनालिसा कहा जाता है। मेरे दोस्तों, पेंटिंग बनना शुरू होती है और इस पेंटिंग की कुछ खासियत होती है। सबसे पहली खासियत ये कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटर ने ये बनाना शुरू करी। इस पेंटिंग की खासियत ये है कि इसको कपड़े या किसी पेपर पर नहीं बनाया गया। इसको पुराने ज़माने में एक ऐसी लकड़ी पर बनाया गया जिसको इस्तेमाल पुराने ज़माने में पेंटिंग के लिए किया जाता था, जिसको अंग्रेज़ी में पॉपुलर वुड कहा जाता है। ये पॉपुलर वुड इटालियन पेंटर्स की पसंदीदा लकड़ी हुआ करती थी। ये इटली की पहली ऐसी पेंटिंग थी जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया और इतनी डिटेलिंग में काम करके इस पेंटिंग को तैयार किया गया। इस पेंटिंग की खासियत ये थी कि जो इसके पेंटर थे लियोनार्डो डा विंसी, उसने एक ख़ास टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिस टेक्निक को फोमेटो कहा जाता है, जिससे इस पेंटिंग में जो महिला है उनके बाल जेन्युइन और रियल ट्रांसपेरेंट तक नज़र आ रहे थे। डेप्थ और ब्लेंडिंग अलग ही नज़र आ रही थी। इस पेंटिंग की सबसे ख़ास बात यह थी कि इस पेंटिंग में जो महिला मौजूद है उसका जो स्माइल है, उसका जो फेस है, फेस पर जो होंठ है, उस पर आप ध्यान दीजिए। इसको इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया कि अगर आप इनके होंठों को देखते रहेंगे तो अचानक आपको लगेगा कि ये पेंटिंग कम मुस्कुरा रही है, यानी ज़्यादा नहीं बल्कि धीरे धीरे कम मुस्कुरा रही है। लेकिन जब आप होंठों के अलावा आप कहीं और पेंटिंग को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पेंटिंग, ये महिला ज़्यादा मुस्कुरा रही है।
लियोनार्डो दा विंसी इतना ज्यादा इनकी स्माइल पर फोकस कर रहा था कि उस पेंटर ने सिर्फ स्माइल को बनाने के लिए महीनों महीनों अस्पताल में गुजारे। अस्पताल में मुर्दा घर के अंदर वो मुर्दों के होठों को छू कर देखता था, उनके होठों की खालों को उतारता था और होठों की झुर्रियों और होठों के आसपास के लाइनों को वो डिटेल में देखता था। होठों को और चेहरों को ऊपर नीचे करके डिटेल में सिर्फ और सिर्फ स्माइल पर रिसर्च कर रहा था। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग के स्माइल को बनाने के लिए सिर्फ मनुष्य के स्माइल पर एक्सपेरिमेंट मुर्दा घर में नहीं, बल्कि घोड़ों की हंसी पर भी जाकर कि वो किस तरह से मुस्कुराते हैं और किस तरह से मांसपेशियां काम करती हैं उसको भी परखा। तब जाकर मोनालिसा की पेंटिंग की स्माइल को उसने बनाया। लियोनार्डो दा विंसी ने सिर्फ स्माइल पर नहीं, आंखों पर भी रिसर्च किया कि लाइट आंख पर पड़ने के बाद किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है और किस तरह से वो असली लगती है। जिसके बाद इस पेंटिंग को बनाया गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पेंटिंग की महिला साक्षात सामने है। मेरे दोस्तों, ये पेंटिंग मोनालिसा की काफी बड़ी नहीं है, सिर्फ 77 सेंटीमीटर लंबी और 53 सेंटीमीटर चौड़ी है। मोनालिसा की ये पेंटिंग इसलिए और खास थी कि इसका पेंटर, इसका बनाने वाला लियोनार्डो दा विंसी एक वैज्ञानिक भी था, एक आर्टिस्ट भी था, एक आर्किटेक्ट भी था, एक वैज्ञानिक के साथ साथ बेहतरीन पेंटर के साथ साथ थ्योरिस्ट भी था और अलग अलग इसके पास डिग्रियां थीं और काफ़ी चतुर चालाक था। अब इस पेंटिंग में जो महिला है उसके बारे में लोग जानना चाह रहे थे कि ये महिला है कौन। तो उसका असली नाम रिसर्च से सामने आया कि उसका नाम है लीसा गेरेरार्डिनी और ये रिसर्च करी थी जॉर्जियो वासारी। 1550 में इसने ऑटोग्राफी जो लिखी वो पेंटर की लिखी। जो लियोनार्डो दा विंसी था उसके ऊपर जब किताब लिखी तो उस राइटर ने इस महिला का जिक्र किया जिसमें कई तरह की बातें खुली। उसमें एक बात ये भी खुली कि जो लियोनार्डो दा विंसी थे उनके पिता के संबंध मोनालिसा के पति के साथ बेहतरीन थे। मोनालिसा के पति का नाम फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो था। ये बंदा इटली का एक कपड़ों का मतलब कपड़ों के ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, कपड़ों के फैक्ट्री का मालिक कह सकते हैं, उसका कपड़ों का कारोबार था। तो लियोनार्डो दा विंसी के पिता का संबंध दोस्ताना दोस्ती इस मोनालिसा के पति के साथ थी। इसी वजह से आगे चलकर लियोनार्डो दा विंसी ने उनकी पत्नी की पेंटिंग बनाई उसके पति के रिक्वेस्ट पर। लियोनार्डो दा विंसी इस पेंटिंग में मशगूल थे, बना रहे थे। इसी दौरान फ्रांस के उस वक्त के बादशाह ने 1519 से काफ़ी पहले की जानकारी है कि 1519 से काफ़ी पहले फ्रांस के राजा ने लियोनार्डो दा विंसी को बुला लिया था। सवाल यह है क्यों बुलाया था। उस वक्त लियोनार्डो दा विंसी पूरे यूरोप में सबसे टॉप का पेंटर बन चुका था। अब किसी मुल्क के बादशाह ने बुलाया और वो पेंटर ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग समेत अपने तमाम तामझाम को लपेटा और सीधा वो फ्रांस के बादशाह के राजमहल में पहुंच गए। अब वहां भी शायद वो किसी पेंटिंग के लिए गए होंगे, काम के लिए गए होंगे, लेकिन हुआ एक बुरा कांड ये कि 1519 में लियोनार्डो दा विंसी की मौत हो जाती है उसी राजा के महल में। उसकी मौत कत्ल थी या जेन्युइनली वो मर गया था, इस पर कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन वो मर गया था। अब क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग वो साथ लेकर गया था और राजमहल में उसकी मौत हो गई लियोनार्डो दा विंसी की, तो उस वक्त के बादशाह ने, फ्रांसीसी बादशाह ने उसकी तमाम चीज़ों को जब्त करके उस मोनालिसा की पेंटिंग को अपने यहाँ म्यूजियम में रख दिया। फिर 150 सालों तक उसी पैलेस में, उसी राजमहल में वो पेंटिंग पड़ी रही। 1797 का फिर वो दौर आया कि फ्रांस में एकदम रेवोल्यूशन आ गया। वहाँ से राजशाही खत्म हो गई और देश एक तरफ से लोकतंत्र हो गया। इसके बाद उस राजा के महल से उस मोनालिसा की पेंटिंग को निकाल कर
आज भी मौजूद उस म्यूजियम में रख दिया जिस म्यूजियम का नाम द लूव्र म्यूजियम है। आज भी वो पेंटिंग वहीं है। इसी दौरान एक और पेंटिंग सामने आई जिसे आप ड्राइंग कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ड्राइंग बहुत पुराने समय की बनी हुई है। फिर सवाल उठा कि असली पेंटिंग कौन सी है, लेकिन इस पेंटिंग को जब ध्यान से देखा गया तो पीछे इसमें पिलर खंबे बने हुए नज़र आ रहे हैं और असली पेंटिंग जो ये है इसके बैकग्राउंड में सीनरी है, खंबे नहीं। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद एक पेंटिंग सामने आई, तीसरी पेंटिंग, वो ये है। ये पेंटिंग बताई जा रही है लियोनार्डो दा विंसी ने ही बनाई, जिसमें मोनालिसा थोड़ी जवान और दिख रही हैं, साथ में फेस पर वो एक्सप्रेशन नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, मुस्कान कुछ ज़्यादा ही है। तो क्लियर ये हुआ रिसर्च के बाद कि लियोनार्डो दा विंसी ने सबसे पहले पेंटिंग यही बनाई थी, लेकिन ये परफेक्ट नहीं थी तो इसको किनारे कर दिया और बाद में ये पेंटिंग बनाई। लेकिन इस जो लियोनार्डो दा विंसी की पहली ट्रायल पेंटिंग थी वो लगभग 3.5 फीट ऊंची और 5.5 फीट लगभग चौड़ी थी। लेकिन बाद में जो ओरिजिनल पेंटिंग अब सामने आई है, जो मिस्ट्री है, जो बड़े ही मेहनत से बनाई थी, उसकी लंबाई चौड़ाई इससे काफ़ी कम थी। मेरे दोस्तों, अभी तक ये पेंटिंग इतनी दुनिया में फेमस नहीं थी। सन 1911 का अब वो दौर आया कि जब मोनालिसा की ये पेंटिंग आज से फेमस होने वाली थी। 1911 में उसी म्यूजियम में काम करने वाले एक इटालियन और 2 दूसरे देशों के नागरिक यानी 3 दोस्तों ने इस पेंटिंग को चुरा लिया। जो मेन बंदा था उसका नाम विंसेंजो था, जिसने इस पेंटिंग को रात भर वहीं रुक कर प्लान करके चुरा लिया और उसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस की म्यूजियम से जैसे ही गायब हुई, दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में छप गई, जिसके बाद ये पेंटिंग अचानक से करोड़ों तक महंगी हो गई और दिन प्रतिदिन ये फेमस होती चली गई। विंसेंजो जिसने इस पेंटिंग को चुराया, जो इटालियन था, उसका ये मानना था कि ये पेंटिंग इटली की है क्योंकि इसे इटालियन व्यक्ति ने बनाया और जो महिला की पेंटिंग है वो भी इटालियन है। मेरे दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने 2 साल तक उस पेंटिंग को लगातार ढूंढा, लेकिन विंसेंजो 2 साल तक अपना सब्र खो चुका था। उसने कोशिश की कि उसको मार्केट में बेच दिया जाए, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में उस पेंटिंग को बेचने के लिए उतरा, खबरी ने खबर पहुंचाई और फिर वो गिरफ्तार हो गए। फिर उस विंसेंजो को 6 महीने तक के लिए जेल की सजा सुना दी गई। फिर 4 जनवरी सन 1914 को इस पेंटिंग को वापस फ्रांस के उस म्यूजियम में रख दिया गया। मेरे दोस्तों, आज भी वो पेंटिंग उसी फ्रांस की म्यूजियम में मौजूद है, बड़े ही खतरनाक सिक्योरिटी के साथ, क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट मेंटेनेंस सिस्टम के साथ, जिसमें मौसम एक जैसा रहता है, जिससे वो पेंटिंग खराब ना हो, पेंटिंग की लकड़ी खराब ना हो। साथ ही बुलेट प्रूफ गिलास मौजूद है और हाई लेवल की सिक्योरिटी के बीच ये मोनालिसा की पेंटिंग मौजूद है। आज भी दुनिया की सबसे महंगी और सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है, सबसे नंबर 1 पर है, ये याद रखिएगा। और ये सिर्फ चोरी होने की वजह से दुनिया में आज इतनी महंगी हुई और दुनिया ने इस पेंटिंग का नाम और चेहरा पहचाना। कैसी लगी ये जानकारी मोनालिसा के बारे में? आप सब कुछ जान चुके हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला आपको क्या सुनना है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मिल जाएगी। जय हिंद।